नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। एसएससी जीडी 2026 का पेपर बहुत जल्द होने वाला है और 2026 में सबसे पहला पेपर एसएससी आपका ही करवाएगी, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके पेपर के हिसाब से, जैसा पेपर आने वाला उतनी कर लीजिए। और हमने तो मेरे प्यारे भाई एक बीड़ा उठाया ये कि हम एसएससी जीडी 2026 वाले बच्चों को गणित के एग्जाम पेपर मॉक टेस्ट सॉल्व कराएंगे। आपके पेपर में गणित के 20 सवाल आने हैं। अब देखिए, एसएससी ने बहुत सारे पेपर लिए, अभी लेटेस्ट सीजल का पेपर लिया है, सिलेक्शन फेज का पेपर हुआ है, अभी सीचसल का पेपर हुआ है। और गणित का पेपर बहुत मुश्किल नहीं बना रहा है एसएससी, सवाल बिलो एवरेज ही पूछे जा रहे हैं। लेकिन बच्चे तक वो सवाल पहुंचे तो सही। बच्चा जब वो सवाल लगाएगा ही नहीं लेटेस्ट, तो वो कैसे मेरे दोस्तों उन सवालों को पेपर में जल्दी टैकल कर पाएगा, ठीक है ना। कि बच्चे के पास तो ना वो पीडीएफ है, ना वो सवाल है, और ना हजारों सवाल लगाने का बच्चे के पास समय और पेशेंस है। और बहुत रिपीटेशन हो रहा है मेरे भाई। जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं, इनके लेवल में, इनके सवालों के पैटर्न में, टेस्ट में कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो ये जो एसएससी के जो लेटेस्ट पेपर हुए, जिनके सवाल बच्चों आप तक नहीं पहुंच पा रहे, आप नहीं लगा पा रहे, और ये 100% कंफर्म है कि एसएससी इन्हीं सवालों को तोड़ मरोड़ के, डाटा बदल के दोबारा से आपको जीडी के पेपर में परोसने वाला, क्योंकि जीडी का पेपर इतनी सारी शिफ्ट में करवाना है तो नए सवाल तो बनाएगा नहीं, रिपीटेशन बहुत होगा। तो आप इन सवालों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसी के लिए मैं एग्जाम पेपर करवा रहा हूं। और यहां वो सवाल मिल रहे हैं जो यूट्यूब पे कहीं उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो जीडी वालों, ये सवाल तो आपको पेपर जाने से पहले करने ही करने, तभी तुम्हारा भला होगा। कम एफर्ट में मेरे भाई, कम पढ़ाई करके ज्यादा सवाल पेपर में सही कर पाओगे, अगर आप ये सब मॉक टेस्ट सीरियस होके लगा लो, ठीक है ना। और ये मैं एग्जाम तक करवाता रहूंगा। और सबसे अच्छी बात, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, वो भी करो भाई। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे जाओ, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जीडी कांस्टेबल 2026 के ये प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री डाल रखे हैं। हर साल जितने जितने पेपर हुए हैं यहां पे ये फ्री डाल रखे हैं, प्यारे दोस्तों, लगाइएगा। और किसी को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है कि भैया, तो यहां चले जाइए मैथ बूस्टर वाले सेक्शन में। जो चैप्टर आप पढ़ा, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा, ये देखिए टाइम एंड वर्क के 25-25 सवालों के क्विज हैं, ये जाके लगाओ, ठीक है ना भैया, मोबाइल में एप्लीकेशन से। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। आज का टेस्ट बहुत बढ़िया। मैंने आज के टेस्ट में ज्यादातर सवाल जो अभी एसएससी ने सीचसल का लेटेस्ट पेपर कराया है उसके लिए हैं, ठीक है बच्चों। ये सब सवाल एग्जामिनर की नजर में हैं, इन्हीं सब सवालों को वो जीडी के पेपर में परोसेगा, तो अच्छे से कर लीजिए। यदि रूट 15 बराबर 3.88 है तो आपसे क्या पूछा है? रूट रूट 5/3 का मान पूछा है, ज्ञात करें। ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। ये बहुत बेसिक सवाल है, रेलवे में बहुत पहले आया था। आपको रूट 15 दिया है, पूछा क्या? रूट 5/3। तो यहां भी तो 15 बनाने की कोशिश करो भाई। नीचे से रूट खत्म करोगे तभी बात बनेगी। नीचे क्या है? 3। तो आप ऊपर नीचे किससे गुणा कर दीजिए रूट के अंदर? 3 से। तो ऊपर हो गया 5 तिया 15, यानी कि रूट 15, और नीचे हो गया भैया 3 तिया 9 का अंडर रूट 3। यानी कि इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 15 क्या दिया सवाल में? 3.88 बटे 3। 3 से भाग करेंगे, तो जब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 0.3 दूनी 6, 3 नाम 27, यानी कि 1.29 के करीब आएगा। क्या ऑप्शन है? ये ऑप्शन हो गया। बताओ, हो रहा है ना। लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस तो कर लो। ये देखिए सवाल जीडी के पेपर में आया था 2021 में। किसी वस्तु पर 15% छूट देते हैं तो बच्चों कितना लाभ होता है? 19%। बोला 25% की छूट देंगे तो उस पर कितना लाभ होगा? यही सवाल है। देखो, वैसे तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आज आपको फॉर्मूला मेथड बता देता हूं। अगर किसी सामान पे डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो सामान के सीपी से एमपी का रेशियो निकाला जा सकता है आसानी से। क्या फॉर्मूला? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट है 15%, तो 100 में से 15 घटाएंगे 85, लाभ होता है 19%। 100 प्लस 19 119, किससे कट गया? 17 से। 17 पंजे 85 और 17 119। पढ़ा याद होना चाहिए तभी तो काट पाओगे। यानी कि मैं कह सकता हूं, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 5 है, वस्तु का सीपी 5 है, तो वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? वस्तु का मार्क प्राइस 7 है। बोला अगर सामान पे 25% डिस्काउंट देंगे तो कितना लाभ होगा? 25% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 1/4। अगर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे मार्क प्राइस कितना है? 7, मार्क प्राइस पे 1/4 डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में? 25% डिस्काउंट दोगे तो मार्क प्राइस के 75% में बेचोगे ना। 75% कितना होता है? 3/4।
यानी कि सामान इस प्राइस में क्या है, बिकेगा। तो आप मुझे बताओ मेरे भाई, अगर आपने 25% डिस्काउंट दिया तो 75% 3/4 में बिकेंगे। सीपीएसपी का क्या आ जाएगा, रेशियो। तो बताओ कितना लाभ हो रहा है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20:21। अल्टीमेटली 20 का सामान कितने में बिका बच्चे, तो कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कि 5% का। ठीक है बच्चों, आइए 60% अम्ल वाले घोल में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि, नहीं 30% अम्ल वाले घोल को 60% अम्ल वाले घोल में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 50% अम्ल का घोल बने। ठीक है बच्चे, हम दो टाइप के एसिड सॉल्यूशन को मिला के एक नया एसिड घोल बना रहे हैं, एसिड पानी का घोल। तो आप एसिड की सांद्रता पे एलिगेशन लगा दो, ये सवाल एलिगेशन से होगा। हम दो टाइप के घोल को मिला रहे हैं, ये पहले में कितना एसिड है 30%, दूसरे में कितना एसिड है 60%। बोला किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक ऐसा नया घोल प्राप्त हो जिसमें एसिड कितना हो 50%। तो किस रेशियो मिलाया जाएगा, 60-50 और 50-30, 10:20 कितना आ गया, यानी कि 1:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चे, सवाल नंबर 4, ये भी सीएचएल के पेपर में है, मस्त सवाल है। 7500 की राशि को 2 साल के लिए 8% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करने वाली एक योजना में निवेश किया जाता है। 2 साल के बाद समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 108 रुपए है। आर का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझा और 100 सवाल मेरे प्यारे भाई पिछले 1-2 साल में इस कॉन्सेप्ट आया। आप हमारे चैनल पे जाएंगे कॉन्सेप्ट किंग पे, तो मैं ऐसी कंसेप्चुअल वीडियो डालता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल दिया है, 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस दिया, ब्याज की दर कैसे निकालें, वीडियो डाल दिए, पूरा कंसेप्ट पढ़ा दे, जाके देख लो। ये सवाल उड़ के करोगे, है ना। आपने 7500 रुपए इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए 8% ब्याज की दर से। 2 साल में इसी सेम राशि पर एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 108 रुपए। आपसे क्या पूछा है, ब्याज की दर। तो आप एक बात देखो, 7500 रुपए के प्रिंसिपल पर 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है 108 रुपए। तो परसेंटेज में कितना है, इंटू 100%। 7500 के प्रिंसिपल 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस रुपए में 108 है, परसेंटेज में निकाल लीजिए। तो 2 जीरो तो कट ही जाएगा, और ये 3 से 36 और ये 25, 36/25 यानी कि ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे, नीचे 25 आ गया ना, 36 चौका 144 बटे, यानी कि 1.44%। तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस परसेंटेज में कितना है 1.44%। तो ब्याज की दर क्या आएगी 12% होगी कि नहीं। अगर ब्याज की दर 12% है तो ही तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या आएगा, 12 का स्क्वायर 144/100, 1.44% आ जाएगा ना। चलिए, कौन सा कथन गलत है, सीएचएल का लेटेस्ट सवाल है। 4 कथन आपको दिए, बताना है इसमें कौन सा गलत है। पहला, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। हर अपरिमेय संख्या क्या होती है मेरे प्यार भी, वास्तविक होती है। ये बात सही है, वास्तविक संख्या को ही परिमेय और अपरिमेय में बांटते हैं, यानी कि हर अपरिमेय संख्या वास्तविक होगी। ठीक है बच्चों, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल, ये बात सही है। परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, वास्तविक होती है मेरे प्यारे भाई। एवरी इंटीजर इज रैशनल, हर पूर्णांक रैशनल परिमेय होता है। हर पूर्णांक परिमेय होता है। कोई भी पूर्णांक आप लिखो, जैसे 5, 5 को क्या लिख सकते हो 5/1, है ना। तो मेरे प्यारे भी A/B फॉर्म है, क्या है ये, रैशनल। एवरी इंटीजर इज इरेशनल, ये बात एकदम गलत है। हर पूर्णांक अपरिमेय, पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते। ठीक है ना बच्चों, ये नंबर सिस्टम के थ्योरी पर बेस्ड सवाल है। आगे सवाल नंबर आपके सामने 6, √12 + √12 + √12 डाट 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 डाट। पता से लल्लू सवाल कोई बनता है दुनिया में। एक ही संख्या को प्लस प्लस है ना, रूट के अंदर करें, √12 + √12 + √12, 12 के ऐसे टुकड़े करो, है ना, कि उनका अंतर 1 हो। 4 तिया 12, 4 3 का डिफरेंस 1 है, हर जगह बीच में प्लस का साइन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा वाला नंबर 4। ये इसकी ट्रिक है, समझ में आना बच्चों। देखो यहां तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ ना होवे। लेकिन आपको कंप्लीट डिटेल में पूरी एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, तो अभी भी खैर अब तो बैच शुरू हो चुका है काफी, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी जीडी 2026 के लिए टारगेट बैच, 1 साल इसकी वैलिडिटी है, क्लास इसकी लगातार हमने चालू कर दी है। ठीक है ना बच्चों,
बिल्कुल बेसिक से, और वहां भी हम आपको खूब प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये बताइए, 6% की दर से साधारण ब्याज पर 14,000 रुपए की राशि कितने साल में 20,720 रुपए हो जाएगी? यही सवाल है। बोला अगर ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष है तो बताओ 14,000 रुपए कितने टाइम में 20,720 रुपए बन जाएंगे? ठीक है ना। बच्चे ना ऐसे सवाल देखते तो फॉर्मूले लगाने लगते हैं, फॉर्मूले से पता नहीं क्या लगाव है। आप बताओ 14,000 रुपए 20,720 रुपए बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला? 6,720 रुपए। 6,720 रुपए आपको ब्याज मिला टोटल। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? आपसे पूछा ये ब्याज आपको कितने टाइम में मिलेगा, कितने सालों में मिलेगा? बताओ एक साल में आपको कितना ब्याज मिलता है? अगर प्रिंसिपल है 14,000, ब्याज की दर है 6%, तो एक साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 14,000 रुपए का 6%। एक साल में आपको 14,000 रुपए का 6% ब्याज मिलेगा एक साल में। तो 6,720 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दो और डिवाइड कर दो, आगे बेटा, है ना। तो यहां सिंपल लॉजिक लगे, परसेंटेज से 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1। ठीक बच्चों, ये कितना? ठीक है, 6 से 112 और 14 अट्ठे हो गया ना, यानी कि कितना आ गया? 8 साल। तो बहुत बेसिक सवाल था, कुछ भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए, सवाल नंबर है 8, करो। एक इलेक्ट्रिक हीटर 12% प्रॉफिट पर बेचा गया। अगर इसकी लागत 5% कम होती और इसे 180 रुपए कम में बेचा जाता तो लाभ कितना होता? 10% होता। इलेक्ट्रिक हीटर का लागत मूल्य क्या है? देखो इस सवाल का डेटा बहुत आसान है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस का 100 बना के भी हो सकता है, 100 मान के भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और परसेंटेज डिफरेंस से भी हो जाएगा। देखो, एक इलेक्ट्रिक हीटर 12% प्रॉफिट में बेचा जाता है। कितने में? 12% के प्रॉफिट में। पहले 12% प्रॉफिट में बेचा जा रहा था। बोले अगर इसकी लागत 5% कम होती, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर का कॉस्ट प्राइस कितना कम कर दिया? 5% कम कर दिया, और इसे 180 रुपए कम में बेचा जाता तो प्रॉफिट कितना होता? 10%। यानी कि पहले इलेक्ट्रिक हीटर की लागत 5% कम करी, नया कॉस्ट प्राइस आया, उस नए कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? नए कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10%। यानी कि आपने पहले सीपी को 5% कम किया है, फिर उसको 10% बढ़ा के बेचा है। यानी कि मेरे भाई आपको जो है अब कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है इन दोनों का? सक्सेसिव ही तो होगा। पहले सीपी को 5% कम किया, फिर 10% लाभ पे बेचा, उसको 10% बढ़ा दिया, तो नेट प्रॉफिट कितना इन दोनों का? सक्सेसिव क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो -5 + 10 5, और -5 2 शाम 50 बटे 100, यानी कि 0.5। तो कितना आ जाएगा? 4.5% है कि नहीं बच्चों? यानी कि पहले वस्तु बेची जा रही थी 12% के प्रॉफिट पे, और अब वही वस्तु बेची जा रही है कितना? 4.5% के प्रॉफिट। पहले 12% का प्रॉफिट था, अब 4.5% का प्रॉफिट है। यानी कि वस्तु का प्रॉफिट कितना कम हो गया? 7.5%। जबकि वस्तु को कितने रुपए कम में बेचा गया है? यानी कि 7.5% की वैल्यू ही 180 रुपए के बराबर है कि नहीं? बताओ। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि डेसिमल हटाओगे तो 1 जीरो, यानी कि 75% 1800। तो 25% कितना आ जाएगा? 3 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, 600। तो वस्तु का लागत मूल्य 100% कितना आ जाएगा? 75 2500 1800 600 2400 रुपए। बताओ कोई समस्या? ठीक है ना, ये एक तरीका है करने का। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 9। बताओ, त्रिज्या आर वाले एक ठोस धात्विक गोले को गर्म किया जाता है जिससे इसकी त्रिज्या 10% बढ़ जाती है। ठीक बात है। इसके आयतन में अनुमानित वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, एक गोले को गर्म करते हैं, त्रिज्या बढ़ गई 10%, पूछा आयतन कितना बढ़ जाएगा। वैसे तो दिमाग में होना चाहिए कि आयतन 33.1% बढ़ जाएगा। देखो, त्रिज्या जो नापी जाते वो नापी जाते किस में? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर त्रिज्या कितना बढ़ गया? 10%। जब हम बात करते हैं आयतन की, तो आयतन नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो कितना हो गया? पावर 3 है। तो आयतन कितना बढ़ जाएगा? यानी कि आपको 10% 10% 10% का बेसिकली क्या करना था? 3 बार सक्सेसिव। 10 का 3 बार सक्सेसिव हर बच्चे को पता होना चाहिए, पहले से याद होना चाहिए। 33.1%। 5 का 15.7625%। ठीक है ना भाई? आइए 10वां सवाल देखो, जीडी द्वारा 21 का है। दो संख्याओं का रेशियो 9:8 है, उनका एचसीएफ कितना है?
31, तो संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? इससे आसान सवाल पूरे विश्व में नहीं है। दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ 31 से, तो एचसीएफ तो आएगा ही आएगा संख्याओं में। अगर संख्याओं का रेशियो 9-8 है मेरे प्यारे भाई, तो इसमें 9-8 से भी गुणा होगी, यह आ जाएगा। ठीक बच्चों, एक निम्न 9 9 72 एंड में आएगा 2, यानी कि आंसर है खत्म। 9 का मल्टीपल भी होगा। अगला सवाल, पहले साल किसी जनसंख्या में 12% की कमी होती है, दूसरे साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि दूसरे साल के एंड में मूल जनसंख्या के बिल्कुल बराबर हो जाए? लेटेस्ट सीएचएसएल में आया है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। चलो, पहले साल किसी जनसंख्या में कितनी कमी होती है? 12%। देखो 12 मतलब 4×3=12, 4% 1/25, 12% 3/, तो पहले साल मान लो अगर जनसंख्या 25 थी, तो 25 से 3 घट के अब क्या हो गई पहले साल के एंड में? 22, ये हो गई। बोला दूसरे साल में जनसंख्या कितनी बढ़ाई जाए कि वापस ओरिजिनल जनसंख्या के बराबर हो जाए, यानी कि हमें ओरिजिनल जनसंख्या तो 25 थी ना, 22 जनसंख्या को बढ़ा के क्या करना है? वापस 25 करना है। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 3/22 बढ़ाना पड़ेगा, परसेंटेज में इंटू 100%, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, तो 22 से कम 22, 8 0 है ना, 22 दिया, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आया। कौन सा ऑप्शन है? कोई दिक्कत? 12वां सवाल जीडी के पेपर का है, बनाएंगे। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली 345 मीटर लंबी एक ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन वाई को 22 सेकंड में पार करती है। ट्रेन वाई 905 मीटर लंबे पुल को पार करेगी कितने सेकंड में? समझ में आया ना? यानी कि इस एक सवाल के भीतर ही दो दो सवाल शामिल हैं। पहले तो आपको जो पूछा गया है, इसको सॉल्व करने के लिए साफ साफ दिख रहा है आपको कि ट्रेन वाई की लंबाई निकालनी पड़ेगी, तभी तो सवाल सॉल्व होगा। तो यहां पे मेरे भाई एक ट्रेन एक्स अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है दूसरी ट्रेन वाई को, ऐसी तो चल रहा है। तो जब भी दो ट्रेन विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी डिस्टेंस चलेंगी? दोनों की लंबाई का योग। ट्रेन एक्स की लंबाई कितनी दी है? 345 मीटर लंबी ट्रेन एक्स है, ट्रेन वाई की लंबाई हमें नहीं पता, तो डिस्टेंस ये आ गया। रिलेटिव स्पीड, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, एक्स की स्पीड कितनी है और वाई की कितनी है? 76, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? S1 प्लस S2, 50 प्लस 76 कितना आएगा? 126 किलोमीटर पर आवर को पहले तो मीटर पर सेकंड में बदलो, 5/18 से गुणा, एक दूसरे को ये आ गया रिलेटिव स्पीड, कितने समय पार करते हैं एक दूसरे को? 22 से मल्टीप्लाई, ये बराबर होना चाहिए। तो 18 7 126 है ना बच्चों, वाई कितना आ जाएगा? 22 पंजे 110 7 700, तो 770 माइनस 345, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 425 मीटर, ठीक है ना। ये ट्रेन वाई की लंबाई आ गई। इतना सवाल भी पेपर में आता है, जीडी के पेपर में, ठीक है ना। लेकिन यहां एक लेवल और आगे गए कि ट्रेन वाई 905 मीटर लंबे पुल को कितने समय पार करेगी। देखो जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ भी चलेगी और पुल की लंबाई भी। ट्रेन वाई की लंबाई खुद 425 मीटर है, 905 मीटर लंबे पुल को पार करना है तो इतनी डिस्टेंस चली जाएगी। 425 प्लस 905 यानी कि कितना आ गया? 1330 मीटर की डिस्टेंस चलेगी। अब ट्रेन वाई पार करेगी कितनी स्पीड से? 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मीटर पर सेकंड में कितना? 5/, क्योंकि आंसर सेकंड में बताना है, तो इस लंबाई मीटर में, स्पीड को भी हमने मीटर पर सेकंड में बदल लिया, ठीक है ना बच्चों। अब बताइए क्या चला जाएगा? बताओ। 19 से चला गया साफ साफ, 19 चौक 76 है भाई, और ये 19 से चला गया, 19 सत्ते, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत यहां पे? अब बताइए मेरे प्यारे भाई, है 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, 2 पंजे 10 से 1 0 कट गया, ये 9 ऊपर चला गया ना, 7 नाम 63 सेकंड। बहुत बेसिक सी बात है, कुछ भी नहीं। ऑप्शन नंबर है यहां पर एक धनराशि 2 साल में 16 गुना हो जाती है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछे, बहुत बेसिक सवाल।
देखो ब्याज की दर पूछे तो आप बस ये पता लगाओ कि आपका पैसा हर एक साल में कितने गुना हो रहा है। अगर धनराशि 2 साल में 16 गुना हो गई, यानी कि एक साल में कितने गुना होगी? 16 का अंडर रूट 4 गुना। भाई पहले साल 4 गुना, अगले साल फिर 4 गुना, तो 4 चौक 16 गुना 2 साल में हो गया। अगर आपका पैसा 4 गुना हो रहा है एक साल में, यानी कि 1 रुपए लगाओ 4 रुपए बन गया, 1 रुपए बनाओ 4 रुपए बन गया, तो आपको 3 रुपए ब्याज मिल गया एक, यानी कि 300%। तो ब्याज की दर कितनी है? कुछ है ही नहीं बच्चों, कोई दिक्कत? सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 14। ठीक है जी, ये सवाल मैंने यूपीएसआई के पेपर का डाला है। बताओ बच्चों, एक आदमी ने 25 लाख रुपए वसीयत में निम्नलिखित तरीके से दिए गए एक ट्रस्ट के लिए 15% और शेष राशि को इस तरह विभाजित किया जाना है कि उसकी पत्नी, 2 बेटी जो समान हिस्सेदारी प्राप्त करती हैं और 3 बेटों में से प्रत्येक बेटे को हर बेटी का 1.5 गुना मिलता है। यदि उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से 2 गुना मिलता है, तो उसकी पत्नी का हिस्सा कितने लाख रुपए है? आप समझ रहे हैं? पहले तो आप ये बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि सवाल कह क्या रहा है? लंबा सवाल है लेकिन टफ नहीं है। ए मैन बिक्वेट, क्या है भाई, बड़ा खतरनाक वर्ड है। एक आदमी ने वसीयत की 25 लाख रुपए की फॉलोइंग मैनर में 15% तो उसने ट्रस्ट को दे दिया और बाकी अमाउंट जो है अपनी बीवी, 2 बेटी, दोनों बेटी का शेयर क्या है? बराबर, और 3 बेटों में बांट दिया। ये बात आप समझ रहे हैं? तो आदमी के एक वाइफ है, 2 डॉटर हैं और 3 जो है सन है। अगर 25 लाख रुपए हैं तो 15% तो उसने ट्रस्ट में दान दे दिया, यानी कि बाकी कितना बचा बेटा? 85%। 100 में से 15% घटाइए, बाकी 85% उसने बेटा, बेटी और बीवी में बांट दिया। यह बात सही है? अब जो बांटा तो दोनों बेटियों को बराबर शेयर मिला है, ठीक है भैया। आउट ऑफ दिस ईच सन गेट्स 1.5 टाइम द शेयर ऑफ ईच डॉटर। हर बेटे को बेटी का कितना शेयर मिलता है? 1.5 का मतलब क्या? 3/2। और साल बोला वाइफ को जो है बेटी का कितना शेयर मिलता है? 2 गुना। तो भाई एक वाइफ, एक डॉटर और एक बेटे के शेयर की बात करें, बेटे को जो है बेटी का कितना मिल रहा है? 1.5 गुना। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां पर मान लो अगर बेटी का शेयर 2 है तो बेटे का कितना है? और वाइफ का जो शेयर है ईच डॉटर का कितना है? 2 गुना, है ना? वाइफ का शेयर तो वाइफ का कितना आ जाएगा फिर? 4। सर में आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। चलो अब आप बताओ, वाइफ का शेयर तो है 4, अगर एक डॉटर का शेयर 2 है तो 2 डॉटर का शेयर भी कितना हो जाएगा? अगर एक सन का शेयर 3 है तो बेटे 3 है, 3 सन का कितना हो जाएगा? 9। यानी कि पैसा बांटा गया है बाकी इनके बीच इस अनुपात में। बोलो बात समझ आ रही है? तो आपसे पूछा उसकी वाइफ का शेयर बताइए, ये तो पूछा है वाइफ का शेयर। अब बताओ टोटल पैसा कितना है? 25 लाख। 25 लाख में से 15% काय में दे दिया? ट्रस्ट में। तो बचा कितना? 85%। तो 25 लाख रुपए का 85% ही बांटा जाना है इन सब के बीच, ये पैसा बांटा जाना। उसमें से वाइफ का शेयर पूछा, तो वाइफ का शेयर कितना है? वाइफ का शेयर है 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल। सबका मिला के पूरी फैमिली का शेयर कितना है? 4 4 8 9, तो नीचे 17 आ जाएगा। 17 पंजे, ठीक है ना। अब 5 चौक कितना हो गया? 20%। 85 लाख का 20% कितना आ गया? 5 लाख, सॉरी 25 लाख का 20%। 20% 1/5 होता है, 25 का 1/5 5 लाख रुपए। तो सवाल कहीं से कहीं तक मुश्किल था, लेकिन अब पढ़ने के लिए, समझने के लिए पेशेंस चाहिए, ठीक है बच्चों। आओ अगला सवाल लेते हैं। सवाल है आपके सामने यहां तक पे 15, बनाओ जल्दी से, कौन करेगा? सवाल क्या है? 8 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में। यहां से शुरू है सवाल। 8 आदमी 14 दिन में काम कर सकते हैं, 12 आदमी कितना समय लेंगे? लल्लू ना, M1D1 बराबर M2T2 काम तो ये तो बराबर करना है। 8 आदमी काम करते हैं 14 दिन में, 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, है कि नहीं बच्चों? तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो कितने दिन लगेंगे? 28/3, यानी कि 3 नाम 27, 9.33 डेज। ऑप्शन नंबर
एक त्रिकोणीय पार्क की भुजाएं हैं 60, 297 और 303 मीटर हैं। ये पार्क की भुजाएं दे रखी हैं। आप ही के जीडी 2021 का सवाल है, स्क्रीनशॉट लेकर गूगल पे डालो, आ जाएगा बेटा। यानी कि आपको बनाना तो है ही। 2021 का जीडी का जो पेपर था वो बेस्ट पेपर है अब तक का। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपसे पूछा है बगीचे की परिधि क्या है, आप समझ रहे हैं, बगीचे का पेरीमीटर क्या है। तो आपको इस सवाल में क्या करना है बच्चों, एरिया को बराबर करना है, ठीक है ना। सवाल के अकॉर्डिंग एक पार्क की भुजाएं दे रखी है, इसका एरिया एक वर्गाकार बगीचे के एरिया के बराबर है। भाई वर्गाकार बगीचा वो होगा स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। तो सबसे पहले तो इसका एरिया अगर त्रिभुज के एरिया के बराबर है तो मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना पड़ेगा। त्रिभुज की भुजाएं इतनी बड़ी हैं कि देख के ही आधा बालक चित, आधा नहीं 90% बालक खत्म। कभी भी इस तरह का सवाल आए ना एग्जाम में, आपसे नहीं चाहता कि आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो। बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं, इनको काट के छोटा कर लो। क्या कर लो, काट के छोटा। ये बताओ किससे कट रहे हैं नंबर, 3 से, 3 से 60, 3 नाम 27 और 2, 3 नाम 27 और 3 से 303, 101। 3 से कट रहा है बेटा। 20, 99, 101 क्या आ गई भुजाएं। ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, लिख लो। 20, 99, 101, यहां तक बात पहुंच गई है। अब 20, 99, 101 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, यानी कि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो आसानी से, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा, है ना। यानी कि यहां पे सबसे बड़ी भुजा 303 हाइपोटीनस होगी, ये दोनों 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, ठीक है ना। तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 60 गुणा 297, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। और ये त्रिभुज का एरिया जो है इस वर्ग के एरिया के बराबर, वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का एरिया क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो 2 से बच्चों यहां पर 60 कितनी बार कट जाएगा, 30 बार। 297 का मतलब क्या है, 297 का मतलब 9 गुणा 9 से कट रहा है ना ये, तो 9 तिया, ठीक बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्यारे दोस्तों यहां पे, ये ए स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब दिमाग लगाओ, हमें दोनों तरफ से क्या लेना है, अंडर रूट। तो यहां जैसे 9 है, 9 का अंडर रूट तो आसानी से आ जाएगा 3। अभी 33 गुणा 30 क्या आ जाएगा, 990। 33 गुणा 30 900, 990 मतलब 9 गुणा 100। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो 9 का अंडर रूट तो 3 आ जाएगा, 110 का क्या आ जाएगा, रूट 100। यानी कि भुजा कितनी आ गई, 9 रूट 110। ये क्या आ गई, वर्ग की। आपसे क्या पूछा, परिधि। परिधि मतलब भुजा का 4 गुना, है ना। परिधि 4 भुजाएं होती है ना, 4 गुना, यानी कि 4 नाम 36 रूट 110 क्या आ गया सवाल का। कोई दिक्कत समझ में ना बच्चों। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आप इस सवाल को इतनी भी जो है गर्मा गर्मी में मत करिएगा मेरे प्यारे भाई। इस सवाल के आंसर केवल यही ऑप्शन हो सकता है। अगर ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछा है, वर्ग की परिधि। परिधि मतलब 4 का मल्टीपल। यहाँ एरिया आसानी से निकल रहा है, एरिया कोई फ्रैक्शन में तो है नहीं, यानी कि परिधि भी 4 का सीधा मल्टीपल आएगी, वो एक ही ऑप्शन है। समझ में आया ना बच्चों। आइए, 2 से n तक क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 36 है, n का मान क्या है। अभी शीतल में आया सवाल, 2 से n तक की जितनी भी सम प्राकृतिक संख्या उनका औसत कितना है, क्या पूछा है, n का मान। भाई सम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 2 4 6 8 10, है ना, इस तरीके से। उनका औसत अगर निकालेंगे 2 से n तक की, ये समांतर श्रेणी तो बनती है, इनका एवरेज क्या आएगा, पहली और आखिरी को जोड़ के आधा कर दो, ये किसके बराबर है, n की वैल्यू कितनी है, 72 माइनस 2। बताओ इससे आसान कोई सवाल है क्या दुनिया में, ठीक है ना। श्रृंखला का योग ज्ञात करें, सेतसल में आया है। ये पढ़ाया था ना सचिन हमने, सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाया था ना, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट। देखो एक पैटर्न है, आप 1 से शुरू होके कहां तक जा रहे हो, 41 तक। कहां तक, फिर 41 तक चढ़ते हो, फिर वापस उतर जाते हो उल्टा 1 तक, है ना। कभी भी इस तरह का सवाल जिंदगी में आए तो ऐसे सवाल का डायरेक्ट आंसर आता है, कहां तक चढ़ाई कर रहे हो,
आंसर हमेशा 41 का स्क्वायर होगा। ये ट्रिक है, ठीक है ना। हम अपने बैच में पढ़ाते हैं सिंप्लीफिकेशन में, बच्चों आता है तो 41 का वर्ग सब बच्चों को पता है 1681। ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने 19। 800 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में राम और मोहन एक ही समय पर एक ही स्थान से क्रम से 25 और 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक भाई, एक ही दिशा में दौड़ते हुए कितने समय बाद वे पहली बार प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये एक शब्द पूरे सवाल को करने का तरीका बदल देगा। भाई एक ऐसे सर्कुलर दौड़ का मैदान है, समझ में आया? अब यहां पे दो लोग दौड़ना शुरू करते हैं, राम और मोहन एक ही डायरेक्शन में, समझ में ना। तो दौड़ से दौड़ते हो सकता है बीच में भी कहीं मिल जाए, लेकिन क्या पूछा है वो पहली बार इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर जहां इन्होंने जो है दौड़ना शुरू किया था वहां पर कब मिलेंगे। तो इसके लिए मेरे प्यारे भाई आपको ये पता लगाना होगा कि राम और मोहन को एक राउंड कवर करने में सर्कुलर ट्रैक का कितना टाइम लगता है। राम 800 मीटर दौड़ रहा है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि राम एक चक्कर लगाएगा मेरे प्यार भी कितने सेकंड में? 32 सेकंड में। मोहन 800 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहा है, मोहन 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, यानी कि मोहन एक चक्कर लगाएगा कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? वो टाइम जो होगा हमेशा इनका एलसीएम होगा। 32 और 20 का एलसीएम पूरी दुनिया को पता क्या है? 160। 160 32 पंजे 160, 20 अट्ठे 160। तो हम ना ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं। आखिरी सवाल करेंगे आज के इस टेस्ट का, आखिरी और बढ़िया। ठीक है बच्चों, बताओ सीएचएसएल के पेपर का पूछा हुआ है, लेटेस्ट सवाल है। एक हॉस्टल में 30 बच्चों की एवरेज एज कितनी थी? 18 साल। बाद में 5 बच्चे चले गए और 5 उसमें नए आ गए, ठीक है ना, यानी कि बच्चे अभी भी 30 ही रहे। अब जो नया ग्रुप बना उन बच्चों की एवरेज है 17.2 साल। 5 बच्चे जो चले गए उनकी एवरेज एज 20.4 साल थी। तो आपसे पूछा है ग्रुप में जो नए 5 बच्चे शामिल हुए उनकी एवरेज एज ज्ञात कीजिए, है ना। जो नए बच्चे शामिल हुए उनकी एवरेज एज ज्ञात कीजिए, यानी कि एवरेज एज तो पहले से कम हो चुकी है, ठीक है ना बच्चों। अब बताओ, देखो ध्यान से सुनेगा। आप इस सवाल में डेविएशन भी लगा सकते हैं, 2 बार लगाना पड़ेगा क्योंकि आना जाना हो रहा है, और डेटा इजी है तो बेसिक से भी कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। अगर आप मान लो एक हॉस्टल में 30 बच्चे हैं, उनका एवरेज 18 साल है, तो इनकी टोटल एज कितनी आ जाएगी? 30 गुणा 18 540 साल। 30 बच्चों की टोटल एज है 540 साल। अब 5 बच्चे चले गए, 5 बच्चे चले गए जिनकी एवरेज एज कितनी थी? 5 बच्चे छोड़ के चले गए जिनकी एवरेज थी 20.4 साल, यानी कि टोटल कितना हो गया इनकी एज? 5 गुणा 20.4 कितना आ गया? 102 साल। यानी कि 102 साल टोटल एज वाले 5 बच्चे छोड़ के चले गए, यानी कि अब ग्रुप में कितने बच्चे? अब जो ग्रुप में बच्चे हैं 25 ही बच्चे हैं, उनकी टोटल एज कितनी आ जाएगी? ये आ गई टोटल एज। 5 बच्चे और नए आ गए, यानी कि अब बच्चे कितने हो गए वापस से? 5 बच्चे और नए आ गए मेरे प्यारे भाई, 30 बच्चे हो गए। इन 30 बच्चों की एवरेज एज कितनी है? 17.2 साल, यानी कि टोटल कितना है? 51 और 6 500, ये 510 और 6 हो जाएगा ना, ये 516। यानी कि मेरे प्यारे भाई 25 बच्चे रह गए थे पहले, उनकी टोटल एज है ये। अब 5 बच्चे नए आए, 30 बच्चों की टोटल एज है ये, है ना। तो जो 5 बच्चे नए शामिल हुए उनकी एज क्या होगी? घटा देंगे, इसमें से आ जाएगा ना। अब के 30 बच्चों की एज में से जो पुराने 25 रह गए तो उनकी टोटल एज घटा दो, ठीक है भाई। तो जब घटा देंगे तो सिंपल सा कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। कितना आ जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 618 में से 540 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे? 60 18 78। तो 5 बच्चे जो नाइन की टोटल एज है 78, उनका एवरेज कितना आ जाएगा? यानी कि 15 पॉइंट, कौन सा ऑप्शन हुआ? बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो अगर किसी सवाल का डेटा आसान हो तो ये जरूर नहीं कि हम जबरदस्ती ट्रिक या डेविएशन ही फॉलो करें, नॉर्मल मेथड भी चलता है, ठीक है भाई। इसी के साथ मेरे भाई आज का ये टेस्ट पूरी तरीके से धराशायी होता है। कोई तकलीफ? मुझे लगता है सबको बहुत अच्छी तरीके से समझा, और मैंने बिल्कुल आप ही के एग्जाम लेवल के प्रीवियस ईयर के वो चुनिंदा सवाल लिए हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट दिखेंगे,
ठीक है बच्चों, अगर समझ में आया, मजा आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि आपने 20 में से मेरे बताने से पहले खुद से कितने सवाल ठीक कर लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसी क्वालिटी और कहीं नहीं है। 5 टेस्ट यानी कि 100 बेस्ट सवाल मैं आपको करा चुका हूं जीडी के लिए स्पेशली। ठीक है, ये ऐसी हमारी सीरीज चलती रहेगी, प्यार बना रहेगा, बस आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।